नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो देशों में हुए अहम डेवलपमेंट पर। सबसे पहले चर्चा होगी पड़ताल दुनिया में साउथ कोरिया के बारे में, जहां बहुत राजनीतिक उबाल आया हुआ है। यहां के राष्ट्रपति ने अचानक ही मार्शल लॉ लागू किया, 6 घंटे में वापस लेना पड़ा और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी सरकार जाएगी। और दूसरा अहम सवाल है सीरिया का। सीरिया में जिस तरह से हमले बढ़े हैं, जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिस तरह से तुर्की का हस्तक्षेप बढ़ा है और इस पूरे इलाके पर, सीरिया के इलाके पर कब्जा किया है, आखिर मकसद क्या है और इस हमले के पीछे है तो कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायत से। प्रवीर, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पहले साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया एक शांत ढंग का देश भारत जैसे लोगों के लिए रहा है। अचानक ही खलबली रही और खबरें आई कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यून, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है और 50 साल बाद इस तरह का लॉ लगा वहां पर। हंगामा मचा, फिर 6 घंटे बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। बड़ा गहरा विरोध चल रहा है। ये अचानक साउथ कोरिया में हुआ तो हुआ क्या? देखिए, साउथ कोरिया हिंदुस्तान जैसा, भारतवर्ष जैसा देश कभी नहीं रहा। वहाँ पर बहुत दिन से तानाशाही सरकारें रही, अमेरिका की पिट्ठू सरकार रही और आज भी साउथ कोरिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अमेरिका की नीचे ही काम करती है ऑफिशियली। ये नहीं कि उसमें कोई पॉलिटिकली करते हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्मिस्टिस हुआ था, जब युद्ध विराम हुआ था कोरिया में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो अमेरिका, चीन, रशिया के बीच अगर सही देखें तो, तब जो आर्म्ड फोर्सेस की एग्रीमेंट थी उसमें अभी भी उस आर्म्ड फोर्सेस का नेतृत्व करता है अमेरिकन। तो ये मत समझिए कि ये जैसे हमारा जैसे देश कभी रहा, क्योंकि वो युद्ध से निकला और उस युद्ध में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बंटवारा हुआ, पर दूसरे मुल्क भी उसमें जुड़े। और अमेरिका का जो अटैक था नॉर्थ कोरिया पे, सबको याद है, जो हमारे जैसे पीढ़ी है उसको याद है कि एक मकान भी वहाँ पर खड़ा नहीं रहा, अमेरिकन इतनी बमबारी हुई थी। तो वो इतिहास है वहाँ पर, और उस इतिहास इसीलिए और भी याद होता है लोगों को कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग टुकड़े हो गए और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट रहा, साउथ कोरिया अमेरिका के साथ रहा, अभी भी है जी। और यून ने जो डिक्लेयर किया मार्शल लॉ जाकर टीवी चैनल पर, उसमें भी उन्होंने कहा कि थ्रेट है कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया से, थ्रेट है यानी खतरा है एंटी स्टेट से, और भारत जो साउथ कोरिया है उसके पीसफुल एग्जिस्टेंस पे खतरा है इन दो ताकतों से। हाँ, तो ये साउथ कोरिया पॉलिटिक्स में नॉर्थ कोरिया के हर चीज में खींचना उनका रिवाज है, क्योंकि वही उनके लिए अंदरूनी पॉलिटिक्स में हथियार बनता। दुश्मन तो मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपने आप को दुश्मन नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया मानता है अमेरिका को दुश्मन, साउथ कोरिया किसको दुश्मन मानता अलग बात है, क्योंकि साउथ कोरिया के सामने अमेरिका खड़ा है कि उसके कंट्रोल अभी भी साउथ कोरिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सिचुएशन में उनका हाथ रहता है, और क्या कहेंगे उसके पीछे बागडोर भी संभाले हुए हैं। ये उन साउथ कोरिया में जो भी है उनको समझ ये है। और यून भी काफी समर्थक हैं अमेरिका के। तो ये इन चीजों पे आने के पहले देखे अभी क्या हुआ, जो आपने सवाल किया कि यून ने अभी, इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। आपने जो कहा सही है, बहुत साल बाद, मेरे ख्याल से 50 साल बता रहे हैं लोग, 40 साल 50 साल बाद ये हुआ। और इसके पहले कि जो सब तानाशाही सरकारें रही उसका समर्थन यून करने लगे। हालांकि जब वो इस चुनाव के पहले, प्रेसिडेंट बनने के पहले, वो प्रेसिडेंट मून थे जो नॉर्थ कोरिया के साथ समझौता करना चाहते थे, जिसके लिए काफ़ी उथल पथल पॉलिटिकली रही, पर उसमें एक क्रैकडाउन भी था
पहले जो करप्ट प्रेसिडेंट्स थे उनके खिलाफ। यून उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के उनकी इस तरह से प्रोसिक्यूशन भी किया। तो इसीलिए यून की छवि पहले ऐसे नहीं थी कि वो इस तरह के एक लाइन लेगा, पर जीतने के बाद उसको पार्लियामेंट के अंदर उसको बहुमत नहीं मिला। तो धीरे धीरे वो और भी एंटी जो मेजॉरिटी है उसके खिलाफ हो गया कि उसकी चल नहीं रही थी। और उसके बाद उनकी जो पत्नी है उसको कुछ करप्शन केसेस उनके खिलाफ हुई, तो जो भी इन पर तो डायरेक्टली आता है। तो ये सब देखते हुए उसको लगा कि मेरी चल नहीं रही है, अब हमें मार्शल लॉ डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके बाद प्रतिक्रिया हमारे सामने है। 6 घंटे रहा, और ये तस्वीरें भी हैं कि किस तरह से लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। लोग खुद वहां पर क्योंकि जो उनकी फोर्सेस थी वो पार्लियामेंट वहां की है उसमें घुसे थे, तो उनको रोकने के लिए भी वहां के कर्मचारी, और फिर बाद में ये एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। मुख्य चीज जो रही है कि पार्लियामेंटेरियंस खुद इकट्ठा हुए। इनकी पार्टी, प्रेसिडेंट की जो पार्टी है, उसने भी अपोज नहीं किया। 190 वोट से इस प्रेसिडेंट जो मिलिट्री शासन डिक्लेयर किया था इसको नकार दिया। और पार्लियामेंट के अंदर अगर मार्शल लॉ पास नहीं होता, डिफीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्शल लॉ रहता नहीं है, पार्लियामेंट फिर जाके अपना स्थान लेगा। तो ये इसका जो कोशिश थी कि पार्लियामेंट में मेरी बहुमत नहीं है, मैं मिलिट्री लॉ से कामयाब हो जाऊंगा, अब पार्लियामेंट को मिलने नहीं दूंगा। तो पार्लियामेंट में इसीलिए पार्लियामेंटेरी जब मिले तो मिलिट्री बाहर रहा, उसको रोका नहीं, उसको कन्वीन करने के लिए। इतनी बड़ी हिम्मत मिलिट्री की नहीं हुई कि इनको ऊपर हाथ उठाए। तो इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस मिले और उनकी पार्टी भी विरोध नहीं किया। 190-0 ऑपोजिशन, मतलब उनकी पार्टी समर्थन कुछ किया होगा नहीं होगा तो हमें डिटेल्स नहीं है, पर उनका पार्टी अपोज नहीं किया और पार्लियामेंट में बहुमत नहीं, सर्वसम्मति से जितने लोग मार्शल लॉ के खिलाफ मार्शल लॉ उसको अवैध डिक्लेयर कर दिया। तो जब पास नहीं होता पार्लियामेंट में तो मार्शल लॉ ऑटोमेटिकली फेल करता है, फॉल करता है। तो अब जो है पार्लियामेंट के हाथ में सत्ता है। अब देखना पड़ेगा पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की इस संघर्ष में क्या होता है। वाकई इस वक्त इनकी स्थिति, यून की स्थिति नाजुक है, क्योंकि इम्पीचमेंट का नेक्स्ट स्टेप पार्लियामेंट ले सकता है। अगर लेता है तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सत्ता आएगी। प्राइम मिनिस्टर अभी भी हैं, पर प्रेसिडेंट साउथ कोरिया में काफ़ी पावरफुल होता है। तो अगर यहाँ पर आपकी पारित हो जाता है, इम्पीचमेंट का मोशन ही सिर्फ पारित करना, इम्पीचमेंट तो प्रोसेस है, पर प्रेसिडेंट का पावर तब प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस लंबा है, एक दिन का नहीं है। वो क्यों इम्पीच कर रहे हैं, वो एक लीगल प्रोसीजर है। तो हकीकत यह है कि इनकी पार्टी भी प्रेसिडेंट यून को समर्थन नहीं किया, और इसके वजह से लगता है प्रेसिडेंट यून अपने पार्टी में भी कंप्लीटली आइसोलेटेड है। तो ये तो किसी को बलि का बकरा बनाएंगे कि उसकी सुझाव से मैंने किया था, ये तो उनको जाना पड़ेगा, स्थिति में पहुंच गए। जी, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा टर्मोइल, बड़ा चेंज, पॉलिटिकल चेंज साउथ कोरिया में तकरीबन उसकी ताबीर लिख दी गई है। और महज कुछ घंटों या कुछ समय का बात है, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो सबसे बड़ी है उसने भी कहा है, तमाम लोगों ने खाली 4 दिसंबर तक का समय दिया है। और स्टूडेंट्स ने भी, और स्टूडेंट्स और ट्रेड यूनियंस नॉट साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स और ट्रेड यूनियंस एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का भूमिका निभाता है, जितना पार्लियामेंट के अंदर नहीं निभा पाते ऑपोजिशन। तो ये अगर सड़क पर निकल आते हैं तो राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज यून के लिए है। और ये सब देखते हुए साफ है उनको प्रेसिडेंट रहना बहुत दिन के लिए संभव नहीं होगा, लग रहा है। जी, अब हम चलते हैं सीरिया की तरफ। सीरिया अचानक ही खबरों में है। 2 साल से तकरीबन यहाँ पर घरेलू राजनीति में शांति थी, जिसमें अब इस समय बड़ा उथल पुथल है।
कई बड़ी सॉलिड वजह हैं जिन पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। उसमें एक जो डेवलपमेंट है जो काफी चिंताजनक है कि अमेरिका ने कहा है कि उसने हमला किया है। उसका वजह उसने ये बताई है कि उसके बेस पर यहाँ पर हमला हुआ था, उसका जवाबी हमला पेंटागन ने किया है। ये उसका प्रेस रिलीज है। तो सीरिया आखिर 2 साल बाद क्यों इतना उथल पुथल हो रहा है, जबकि आसपास के इलाकों में दूसरे ढंग की खबरें हैं। पहले तो बात देखें, क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ है, क्या हुआ है, और वो यहाँ पर हुआ है। ये जो इलाका है, इस इलाका में जो डीप ग्रीन है, ये इलाका है जो कि HTS, जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, ये, और लगता है कि कुछ ऐसे ताकत जो सीरियन टर्किश अलाइंड है जो कहते हैं, अब देखते हैं हयात तहरीर शाम, ये दोनों मिल के हमला किया है। ये इलाका आप देखेंगे, ये जो है इस इलाके में इनकी कुछ पॉकेट्स हैं, मतलब तुर्की की समर्थित पॉकेट्स है। हैं। हाँ, तुर्की समर्थित और जो ये संगठन है। इलाका जो है, ये इलाका जो है इडलिब के इलाका, ये टर्की से यहाँ इनकी संबंध भी है, ठीक है। इस इलाका, ये इलाका दोनों टर्किश इन्फ्लुएंस काफ़ी है। HTS की जो रहा है उसका है कि ये अलकायदा से बना और इसके बाद टर्की के इन्फ्लुएंस में भी है। तो ये एक इसका दोहरा चेहरा कह सकते हैं। टर्किश अलायंस भी है, टर्किश इन्फ्लुएंस भी है, और उसके साथ साथ अलकायदा से बना था। इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स मिलके इसको बनाए हैं। तो ये दोनों ताकत जो है कि पुराने जो HTS जो कहेंगे हम अलकायदा समर्थित लोग, ऐसे लोग हैं, और तुर्की की भी समर्थन इसके पीछे रहा है। तो ये दूसरा बड़ा देश, बड़ा शहर है जो इनके कब्जे में है दमस्कस के बाद। एलेप्पो सबसे बड़ा शहर है, और हमा चौथा बड़ा शहर है जिसके भी ये पास आ चुके हैं। पर इसके अंदर जो और एक राजनीति है इस वक्त कि यहाँ पर इजराइल का क्या भूमिका रहा, क्योंकि इजराइल का अभी लड़ाई तो चल रही है लेबनान में, बगल में। तो इसका एक वजह ये भी रहा है कि यहाँ पर सीरिया में सरकार के समर्थक शक्तियाँ जो थी, एक तो था लेबनान के हिजबुल्लाह, ये इन्होंने लड़ाई की, ईरान का मदद इनको मिला। ये दोनों ताकतें सीरिया में सीरियन सरकार का समर्थन किया। इस वक्त क्योंकि लेबनान में लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह उस तरह से सीरिया की इस लड़ाई में नहीं आ सकती है, तो उनको लगा कि इस मौके पे इस पर अटैक किया जाए। सीरिया इस वक्त कमज़ोर है, और इस सीरिया की ताकत जो है, मिलिट्री फोर्सेस जो लड़ाई कर रही थी इतने दिन, वो बिना इस समर्थन के इस तरह से इतना बड़ा इलाके में कोलैप्स कर गया। ये सचमुच चौंकाने वाली बात है। अभी भी हमको भी देखना पड़ेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ, अगर हम सोचें, ये हुआ बिना तुर्की के समर्थन, बिना इजराइल के समर्थन और बिना अमेरिका के समर्थन। ये शायद गलत होगा। एक तो ये है। दूसरी तरफ आपने जो बोला है कि ये इलाका है जो अमेरिका की कब्जे में है, हालांकि अमेरिका को किसी ने बुलाया नहीं है सीरिया में लड़ने के लिए। जो वो कह रहे हैं कि अमेरिका का जो बेस है वहां पर हमला हुआ, इसलिए हमने रिटेलिएशन किया। तो अमेरिका का बेस वहां क्यों है? सीरिया में क्यों है? सीरिया में क्यों है? इराक में तो एक बार कब्जा कर लिए थे, कह सकते थे हमको बुलाया था, दुनिया ने हमको परमिट किया था कि फाइट अगेंस्ट टेरर करो। हाँ, ये सब। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था सीरिया में, तो आप वहाँ पर इतना बड़ा जगह कैसे ऑक्युपाई किए? और ऑक्युपाई इसलिए किए थे कि HTS जैसे शक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरिया के खिलाफ। और इस इलाका जो है, जो येलो इलाका जो है, ये है कुर्दिश इलाका, जो कि तुर्की के खिलाफ है, तुर्की के साथ इनकी लड़ाई है। कुर्द इलाके में ये पूरा इलाका कुर्दिश इलाका है। ये भी अमेरिकन प्रोटेक्शन के सहारे हैं, क्योंकि कुर्दिश का अटैक तुर्की के साथ उनकी संबंध बिगड़ा हुआ था, लड़ाई था। जो फंडामेंटलिस्ट ताकत है, जैसे HTS जैसे, आइसिस जैसे, ये सब
इनके खिलाफ था, तो अमेरिका इनको समर्थन किया। तो त्रिकोणा एक लड़ाई सीरिया में था जिसपे कुर्दिश फोर्सेस को अमेरिका ने समर्थन किया। वो सीरिया के खिलाफ सरासर नहीं लड़ रहे थे, पर उनकी लड़ाई तुर्की के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि इन सब इलाका, ये भी कुर्दिश इलाका है टर्की में, और वहां पर भी उनकी तुर्की सरकार के खिलाफ उनकी काफी संघर्ष इस वक्त है। तो ये सब देखते हुए ये त्रिकोणा लड़ाई है। पर सबसे जो मुझे खतरनाक लगता है ये है कि अमेरिका यहाँ पर बैठ के बमबारी कर रहा है और ऐसे बात कर रहा है कि इसकी अधिकार है ये करने की, जबकि सीरिया में इनकी लीगल रहने की कोई बेसिस नहीं है। और यहाँ के तेल जो है ना, इस इलाके के तेल पर कब्जा करके वो तुर्की के सहारे बाहर बेचता है, और ये तेल पर कब्जा का एक हिस्सा ये आपकी कुर्दिश चीज़ों में भी है, क्योंकि इराक की जो कुर्दिश इलाका है इस पर भी अमेरिका के सहारे वो तेल तुर्की के ज़रिए वो इजराइल तक पहुंचता है। तो एक तेल की राजनीति इसमें भी अलग चल रही है, जहां पर अमेरिका, इस पर ट्रंप ने एक बार कहा था, ये इससे तेल निकाल के हम पूरा सीरिया पर अपना कार्य जो काम करना है कर सकते हैं, वहाँ का खर्चा, हम मिलिट्री खर्चा वहीं के तेल से कर लेंगे। तो इस तरह की जो बातें आती है तब ये चीज़ें खतरनाक लगता है। और ये बात तो है कि सीरिया इजराइल के भी फोर फ्रंट में है कि ये पूरा जो एरिया है, ये इलाका है जो इनकी पूरा सीरिया का इलाका है, जो जोलान हाइट्स कहते हैं, वो इस वक्त इजराइल कब्जा कर रखे हैं। वो करीब 40 साल हो गया वो कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये जोलान हाइट्स में भी इजराइल बैठा हुआ है, और लेबनान की लड़ाई का एक आंच तो है, सीरिया पर भी आ रहा है, सीरिया भी उसको समर्थन कर रहा था। पर खतरनाक जो स्थिति है कि कितना जल्दी इतना बड़ा इलाका उनके हाथ से निकल जाना उनकी कमजोरी का निशाना तो है ही, और साथ साथ होम्स और हमा ये दो शहर है, क्या ये भी इनके कब्जे में आ सकता है? नहीं। अगर आएगा तो समुंदर के जो इलाके हैं, तट जो है, समुंदर का तट है, वो अगर बेहात हो जाता है, वो रशिया के लिए भी खतरनाक है, कि वहाँ बेसिस है जहाँ के जरिए रशिया उस इलाके में ऑपरेट करता है और सीरिया को मदद करता है। तो एक खतरनाक ये जो डेंजर है, खतरनाक जो स्थिति है कि इस तरह अगर स्ट्राइक होता है तो सीरिया का उस इलाके को वो अलग कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस दिशा में वो जा रहे हैं इरादा वही है। और क्योंकि इस वक्त चाहे ईरान हो चाहे लेबनान हो, उनका निगाह यहाँ नहीं था, तो लगा इस मौके पे तुर्की और अमेरिका और ये जो फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, जो उनको लगा कि सीरिया पे हमला किया सकते हैं, जिहादी ताकत है, उन्होंने इसको अटैक करे। क्योंकि सीरिया जो भी है, सीरिया सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क उनके निगाह में सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर, इतने विस्तार से सीरिया और सीरिया पे जो मंडरा रहा है खतरा, उस पे बात करने के लिए। एक बात बहुत साफ है कि चाहे साउथ कोरिया का मामला हो या फिर सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल और गाजा का मामला हो, इन सब का जो कनेक्शन है वो बहुत साफ है कि जिस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क को उसके खिलाफ नफरत फैलाता है और हमले को जायज फैलाता है, उसकी सीरिया निशानी है। आप देखिए लेबनान में किया समझौता इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ, और इसकी आड़ में जिस तरह से सीरिया को निशाने पे लिया गया है, इस पूरे इलाके में जो तेल है और तेल पे जो पॉलिटिक्स है वह बहुत डराने वाली है। हमले लगातार बढ़ रहे हैं, युद्ध के बादल लगातार छा रहे हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आखिर इनके पीछे के जो किरदार हैं, जो पर्दे से पीछे युद्ध और अशांति फैला रहे हैं, उन पर आप हमारे साथ मिलकर निगाह बनाए रखें और समझें कि विश्व कूटनीति में जो ऊपर से दिखाई देता है वह दरअसल असल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। शुक्रिया।